व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, बिजनेस स्टडीज में 9 चैप्टर आप कर चुके हो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 पहले, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड थैंकफुली भाई साहब वीडियो थोड़ी लेट आई क्योंकि सुबह से इतना आंधी तूफान बारिश आ रहा है, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम, कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, और आज पूरे इंडिया में ही ऐसा हो रहा है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इफ आपके उधर भी बारिश और मौसम बहुत ऐसा है या नहीं है। बाकी आइए, छोटा सा चैप्टर है, शुरू करते हैं और चीजों को खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरे प्यारे नालायकों, चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? देखो, इसके अंदर ना हमें एक एक्ट के बारे में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाया जाएगा। बच्चों, बाजार में, मार्केट में कंज्यूमर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, बट कई बार कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो भोले भाले कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं। उनको गलत एडवर्टीजमेंट दिखा के, उनको गलत प्रोडक्ट दे के, उन्हें कम पैसा बताया और उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं दिया, या उल्टे सीधे प्राइजेस चार्ज करके। तो उस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, सरकार ने एक एक्ट बनाया है जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत लिटिल सा यहां पे पढ़ाया गया है, ताकि आपकी एक जनरल अवेयरनेस हो जाए, जनरल नॉलेज हो जाए और आपको काफी हेल्प करे वो। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले बोल रहा है कंज्यूमर कौन होता है। तो देखो, कंज्यूमर के बारे में ना 3 चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है? सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है भाई? जो कोई गुड्स खरीदता है या जो कोई सर्विस खरीदता है ना। कंज्यूमर कौन है? A consumer is the one who buys any goods or avail any services। avail का मतलब वही सर्विसेज का लेना है। For a consideration, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ ना कुछ पैसे के बदले में होना चाहिए। अगर कुछ फ्री में लिया जा रहा है फिर वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है which has been paid, या पैसा दे दिया है, या promise to pay है कि भाई देने का वादा हुआ है, और आधा दे दिया, आधा promised है, या कोई भी स्कीम इस तरीके की है, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कंज्यूमर के अंदर वो पर्सन भी आएगा हु इज यूजिंग द गुड्स, जो गुड्स को यूज कर रहा है या फिर सर्विस का बेनिफिशियरी है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। फॉर एग्जांपल, इस गुड का बायर मैं हूं और मेरे से किसी और टीचर ने ये बोला, सर आपका स्टूडियो खाली है क्या, हमको बोर्ड यूज करना है। मैंने कहा आ जाओ सर, या आ जाओ मैम, मुझे क्या दिक्कत है, कर लो, मैं तो शूट नहीं कर रहा अभी, आप कर लो। अब वो सर या मैम जब ये शूटिंग कर रहे हैं तो शूट करते टाइम इस बोर्ड में ब्लास्ट हो गया, उनको लग गई चोट, उन्होंने कंप्लेन करी, कंपनी बोल रही है हमने तो आपको बोर्ड बेचा ही नहीं, आप तो कंज्यूमर ही नहीं हो, हमने तो रजत सर को बेचा था, वो है कंज्यूमर, वो तो बिल्कुल फिट है। तो वो सर या मैम बोल सकते हैं आई एम द यूजर ऑफ द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। हमने रजत सर के अप्रूवल से इसको यूज किया था, तो हम भी कंज्यूमर हुए, और यही बताया गया है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेलीस्कोपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कुछ भी हो, हर ट्रांजैक्शन पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है। बढ़िया बढ़िया सर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सबसे पहले तो भाई हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट का मतलब है कि कंज्यूमर को पता ही नहीं है उसके पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि यू शुड बी एन अवेयर कंज्यूमर, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, जहां पे आपको पता हो कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। इसीलिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर इग्नोरेंट है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बेटा कि हमारे इंडिया में कंज्यूमर्स की कोई बहुत सारी एसोसिएशंस नहीं है। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ भी इस तरीके का फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है, तो वो अकेला सिस्टम के अगेंस्ट लड़ ही नहीं पाता। क्यों नहीं लड़ पाता? क्योंकि अकेले की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन अगर कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे, पूरी सोसाइटीज होंगी, ग्रुप्स होंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कंज्यूमर के लिए खड़ी होंगी, तो ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे दबाओगे? नहीं दबा पाओगे ना भाई। जितनी बड़ी आवाज होती है उतनी भारी आवाज होती है, उतनी ज्यादा वैल्यूएबल आवाज होती है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इस एक्ट की जरूरत है। राइट, देखो बोल रहा है कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, देयर आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग। उसके बाद वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है हमारे देश में, इसीलिए ये एक्ट जरूरी है। इसके बाद अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बोल रहा है अगर बिजनेस को अपना लॉन्ग टर्म हित सोचना है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सोचना है, अगर आप बिजनेस अपना लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, बिजनेस किसके रिसोर्सेज से बना? समाज के रिसोर्सेज से बना। तो अगर समाज के रिसोर्सेज से बनाने के बाद समाज को ही ठग रहे हो तो भाई क्या फायदा ऐसे बिजनेस का? तो समाज तुम्हें पकड़ लेगा ना जिस दिन, उस दिन मारे जाओगे। इसीलिए बचो ऐसी एक्टिविटीज से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका बिजनेस समाज के रिसोर्सेज से चल रहा है तो समाज का भला करो, बुरा मत करो। तीसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोसाइटी की टुवर्ड्स ये जिम्मेदारी है कि तुम कुछ भी ऐसा ना करो जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। चौथा, मॉरल जस्टिफिकेशन। बच्चों छोटी क्लासेस में हमें मॉरल ड्यूटीज पढ़ाई जाती थी ना, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। भाई सच बोलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो वहां पे भी हमें एक मॉरल ड्यूटी दी जाती थी, हमें एक मॉरल ऑब्लिगेशन पढ़ाया जाता था कि कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करो, कभी भी किसी को गलत मत बोलो, कभी भी किसी के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन मत करो। तो ये आपकी एक मॉरल जस्टिफिकेशन भी है कि आप कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहे, सरकार बीच में आगे आपकी ऐसी तैसी ना करे, सरकार बीच में आगे आपके बिजनेस को बंद ना करे, तो आप कृपया करके कुछ भी ऐसा काम ना करें जहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़े और आपके बिजनेस को बंद करना पड़े। तो बोल रहा है इफ बिजनेसमैन वांट टू अवॉइड इंटरवेंशन देन दे शुड नॉट डू एनी अनफेयर प्रैक्टिस। उसके बाद देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोलता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को स्पीडी और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल से। स्पीडी का मतलब क्विक, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता। आजकल तो ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हो इजीली, ऑलमोस्ट फ्री में, ना के बराबर खर्चे में आप कंप्लेन कर सकते हो और वहां से सेलर के पास मेल जाता है कि भैया ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, आप बताओ, इस चीज का जस्टिफिकेशन दो। अब ऐसा नहीं है कि तुम किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेन करोगे तुम्हारी बात सुनी जाएगी, सेलर के पास भी राइट है, वो भी अपना जवाब लिखे और अगर वो अपने एंड पे सही हुआ तो पनिशमेंट कंज्यूमर के ऊपर भी हो सकती है जो गलत कंप्लेन कर रहा है। तो कंप्लेन जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कंप्लेन कर दो तो कंज्यूमर की बात मानी जाएगी ना। कोर्ट कानून तो सबके लिए बराबर है ना बेटा, है ना। आगे क्या बोल रहा है, इट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया, हर तरीके के बिजनेस पे एप्लीकेबल होगा। कंज्यूमर कौन है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मैंने बता दिया। कौन कंज्यूमर नहीं होगा, अब बताओ, जिसने गुड्स खरीदा है रीसेल के लिए। भाई कंजम्पशन के लिए होना चाहिए ना, तब कंज्यूमर हूँ। बेचने के लिए खरीदा है, कंज्यूमर नहीं हूं। बिना अप्रूवल के यूज करा, कोई टीचर चुपचाप आगे बोर्ड यूज करने लगे, मुझे पता था बेकार है, खराब हो गया है, लेकिन उसने तो चुपचाप यूज करा, फट गया, कंज्यूमर नहीं है वो। तीसरा, अगर आपने कोई सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर लियो। हायरर का क्या मतलब होता है भाई, देखो अगर आपने हायर परचेज पे लिया हुआ कोई गुड्स, हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स पे, और बिना उसके अप्रूवल के आप यूज कर रहे हो, तब भी आप कंज्यूमर नहीं हो। बिना कंसीडरेशन के यानी मुफ्त में कोई गुड्स लिया है, कंज्यूमर नहीं हो। कोई सर्विस लिया है बिना पैसे के, तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। बढ़िया सर। अब आती हैं बच्चों कंज्यूमर राइट्स, ये एग्जाम में आती है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। 6 राइट्स हैं बच्चों, 6 अधिकार हैं जो कंज्यूमर को दिए गए हैं। एक तो आंधी तूफान आ रही है, दरवाजा बंद करूं, तुम स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सारे दरवाजे भाई साहब मेरे घर के ठक 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 इधर उधर उधर इधर चल रहे हैं। सबसे पहला अधिकार, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी अगर फिजिकल डैमेज होता है किसी को, जैसे अभी हम बोर्ड का एग्जांपल ले रहे थे कि ये फट जाए तो फिजिकल हार्म होगा, उस हार्म के अगेंस्ट मुझे कंप्लेन करने का अधिकार है। तो कभी भी किसी को फिजिकल इंजरी हो, फिजिकल चोट लगे, फिजिकली कुछ बुरा हो उसके साथ, तो उसके अगेंस्ट उसके पास अधिकार है, वो कंप्लेन कर सकता है। वो कौन सा अधिकार है, राइट टू सेफ्टी, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का मतलब नॉलेज मिलनी चाहिए। आप कोई भी सामान खरीदते हो, क्या उस सामान के पीछे उसके बारे में सारी जानकारी होती है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसके कंटेंट। अगर वो खतरनाक सामान है जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह है, उस पर भी लिखा होता है दीज आर इंजरियस टू हेल्थ, या स्मोकिंग किल्स, या पता नहीं जो भी लिखा होता है। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है सेलर आपको, भाई उसको पता है कि सिगरेट हानिकारक है और मैं सिगरेट पे लिखूंगा कि भाई इससे मारे जाओगे तो शायद ना बिके, लेकिन तब भी लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तीसरा, राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड का मतलब होता है राइट ऑफ चॉइस। जब तक आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, आपका राइट है, आप सेलर से जितनी बार चाहे उतने बार वो सामान देख सकते हो, जितनी चाहो उतनी वैरायटी डिमांड कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी डिस्कशंस कर सकते हो। सेलर आपको फोर्सफुली कुछ नहीं बेच सकता। अगर वो आपको फोर्सफुली कुछ भी बेच रहा है तो फिर आपका राइट ऑफ चॉइस एक्सप्लॉइट हो गया है। सेफ्टी समझ गए, इंफॉर्मेशन समझ गए, चॉइस या एश्योर्ड समझ गए। उसके बाद आता है बच्चों राइट टू बी हर्ड।
राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कि आपकी बात सुनी जाए। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट खराब निकला, खराब निकलने के बाद क्या आपके पास कस्टमर केयर नंबर होते हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो ना। आप बता सकते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट गलत आ गया, इसको एक्सचेंज कर दो, या मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी, तो अगर रिफंड की पॉलिसी है तो मेरा रिफंड कर दो। सपोज सेलर आपको पहले ही बता रहा है कि कोई रिफंड की पॉलिसी नहीं है, सोच समझ के लेना, कोई रिफंड नहीं होगा बाद में। तुमने कहा हाँ हाँ ठीक है हमें पसंद है, तुम फिर बाद में दोबारा जा रहे हो रिफंड, तो ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी पॉलिसी में पहले ही क्लैरिफाइड था ये बात कि रिफंड नहीं होगा। समझे? तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है राइट टू बी हर्ड में, कि आपकी बात सुननी चाहिए। अगला बोल रहा है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने ये चेयर खरीदी, हमारी वापस से चेयर का एग्जांपल, आजा भाई। फॉर एग्जाम्पल दिख रही है क्या? ये देखो मैंने ये चेयर खरीदी बच्चों। अब ये जो चेयर है ना मैंने खरीदी और ये कहीं से टूटी फूटी निकली, तो मेरा सबसे पहले राइट है कि मेरी बात सुनी जाए, राइट टू बी हर्ड। उसके बाद मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा जाए, भाई या तो इस पर्टिकुलर चेयर को रिपेयर कर दो, रिपेयर नहीं हो सकती रिप्लेस कर दो, रिप्लेस नहीं हो सकती रिफंड कर दो। भाई जब कुर्सी नहीं मिल रही तो रिफंड करो ना। तो यहां पे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, इसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है। और लास्ट होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, जागो ग्राहक जागो, या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जिसमें आपको अवेयर किया जाता है, भाई तुम्हें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे ये अधिकार हैं। ये भी तो राइट टू एजुकेशन ही है ना। राइट टू एजुकेशन में हम कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। बढ़िया सर, क्या बात है सर, मस्त। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों अब राइट्स होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। ये बहुत आसान है। क्या क्या है? कंज्यूमर को खुद अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर अवेयर होगा तभी अच्छी चॉइस कर पाएगा। कंज्यूमर को क्वालिटी के सामान ही खरीदने हैं, उल्टे सीधे सामान नहीं खरीद ले। अब सर क्वालिटी कैसे जस्टिफाई होती है? क्वालिटी जस्टिफाई होती है बेटा क्वालिटी मार्क से। जैसे ISI मार्क वाला सामान खरीदो, हॉलमार्क देखते हो ना, ISI इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे होता है, हॉलमार्क गोल्ड वगैरह पे होता है, FPO फूड प्रोडक्ट्स पे होता है, वूल मार्क जो ऊन वगैरह के कपड़े होते हैं उस पे होता है। तो हमेशा सबसे पहले कंज्यूमर को अवेयर रहना है, फिर गुड क्वालिटी सामान खरीदना है, फिर सेलर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि सेलर उसको सब बताएगा कि ये रिस्क है, ये इसके साथ कंडीशंस एंड टर्म्स हैं। अगर आपने वो सुनने के बाद भी कुछ गड़बड़ करी फिर सेलर की जिम्मेदारी नहीं है भाई, है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस का मतलब होता है कि ब्लाइंडली सेलर के शब्दों को नहीं मानना। आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो, उससे सवाल जवाब करो, उसको क्लैरिफाई करो। विदाउट क्लैरिफिकेशन कुछ भी मत लो। ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंट रहो और असर्ट करो। असर्ट का मतलब होता है कि अपनी बात को हक से रखो, जिम्मेदारी से रखो। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है तो कॉन्फिडेंटली पूछो। ओके, बढ़िया सर, क्या बात है सर। बी ऑनेस्ट, कंज्यूमर को भी ऑनेस्ट रहना है, चालाकी ज्यादा नहीं दिखानी। कैश मेमो जरूर लो, बिल जरूर मांगो, बिना बिल के कोई नहीं मानेगा कि आपने सामान सच में खरीदा है। कंप्लेन फाइल करो सही कंज्यूमर फोरम में। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही कंज्यूमर कोर्ट है जहां पे आपको कंप्लेन करनी है। उसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, उनका पार्ट बनो। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करो। तो ये सारी बच्चों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कंज्यूमर को माननी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आ रहा है अब हमारे पास कि कंज्यूमर कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर सकता है। नंबर 1 सेल्फ रेगुलेशन। भाई सबसे पहले तो बिजनेस खुद ही अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए जहां पे वो कोई भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन ना करे, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। दूसरा बिजनेस एसोसिएशंस, जितनी बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनको, एसोसिएशन मतलब पढ़ा था ना हमने शुरू में कि हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एसोसिएशंस होती हैं, वैसे ही बिजनेस में भी होती हैं। उसके मेंबर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन एसोसिएशंस को रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बताएं बिजनेसेस को कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तीसरा बच्चों कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। चौथा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंज्यूमर के लिए भी, सेलर के लिए भी। वो कंज्यूमर को भी अवेयर करती हैं और सेलर्स को भी बताती हैं अगर कुछ गड़बड़ करोगे ना तो तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी। पांचवा सरकार तो कर ही रही है। सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स निकाले हुए हैं, तो इस तरीके की चीजें अवेयरनेस के लिए ही होती हैं। बढ़िया सर, ये मार्क्स मैंने आपको बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। ISI मार्क्स कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, एग मार्क एग्रीकल्चर के लिए, हॉल मार्क या BIS गोल्ड के लिए, वूल मार्क वूल के लिए, इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। बढ़िया सर। उसके बाद मेरे नालायक क्या आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज है। रिड्रेसल एजेंसी का क्या मतलब होता है,
आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस कोर्ट में होगा? तो बेटा 3 कोर्ट्स बनाए गए हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंस मशीनरी, यानी कि 3 लेवल है जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो। सर ये लेवल्स किस आधार पे बनाए गए हैं? बच्चों ये बनाए गए हैं अमाउंट के आधार पे, कि कितने तक का नुकसान होगा तो कहां कंप्लेन करोगे। ठीक है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है इसके अंदर अगर आपका जो नुकसान हो रहा है वो कितने रुपए तक का हो रहा है, 50 लाख रुपए तक का, तो आप यहां पे कंप्लेन फाइल करोगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होते हैं? इसके अंदर एक तो प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन का पार्ट होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं? रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो ये सबसे छोटी कमीशन है, तो इसके अंदर जो प्रेसिडेंट होंगे वो भी सबसे छोटी कोर्ट के होंगे। सबसे छोटी कोर्ट कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे ही ये है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन, तो वैसे ही प्रेसिडेंट होंगे इनके अंदर उसी लेवल के। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर। प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं? रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कंप्लेन्स कहां तक की होंगी? 50 लाख रुपए तक की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम में गिव ग्रीव्ड पार्टी 5 डेज फॉर सेटलमेंट। आपको 5 दिन दिए जा सकते हैं सेटलमेंट के लिए कि आप आपस में सेटल कर लो। कोर्ट के चक्कर क्यों लगाते हो? कोर्ट भी बोलता है भाई तुम आपस में सेटल कर लो, 5 दिन है, सुलझा लो। नहीं सुलझ रहा तो फिर आ जाना यार, और क्या, फिर तारीख पे तारीख कर देंगे। द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी इफ रिक्वायर्ड एंड गिव्स डिसीजंस ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स। बोल रहा है कि अगर खाने पीने के आइटम से रिलेटेड कुछ कंप्लेन है तो फिर हो सकता है कि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो उस गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजे और फिर अपना फैसला सुनाए। उसके साथ साथ अगर जो भी फैसला आएगा और आप सेटिस्फाई नहीं हो उस फैसले से, तो आप 45 दिन के अंदर अंदर, फैसला आने के 45 दिन के अंदर अंदर आप अगली कोर्ट में जा सकते हो, रीअपील कर सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम उससे डिससेटिस्फाइड हैं, अब हम स्टेट में चलेंगे। तो स्टेट में डायरेक्टली नहीं जा सकते अगर 50 लाख से कम का सामान है। 50 लाख रुपए तक का कुछ भी नुकसान है इसमें जाओगे, इससे सेटिस्फाइड नहीं हो स्टेट में जाओगे। 50 से ज्यादा का अगर हुआ, अगर 50 से ज्यादा का नुकसान है तो फिर हम जाएंगे स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में देखो क्या बोल रहा है, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर्स। एक प्रेसिडेंट, चल जा यार, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर। प्रेसिडेंट यहां पे कौन होंगे? रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इसमें रेकमेंड करती है कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है। उसके साथ कंप्लेंट्स 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ से नीचे नीचे, 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ से नीचे नीचे। टेस्टिंग वाला पॉइंट सेम है, ये भी टेस्टिंग में भेज सकते हैं गुड्स को। और अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हो नेशनल कमीशन में। उसमें 45 डेज था, इसमें 30 डेज है। अमाउंट याद रखना और डेज याद रखना, 50 लाख तक, 50 लाख से 2 करोड़ तक। 2 करोड़ से ऊपर का हिसाब किताब है, नेशनल कमीशन में जाओगे। सर 2 करोड़ से ऊपर का हिसाब किताब है तो कहां जाओगे? नेशनल में। इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर। ठीक है, वन ऑफ देम शुड बी अ विमेन। विमेन का तो सभी में होना इंपॉर्टेंट होता है कि 1 मेंबर शुड बी अ विमेन। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, पीछे वाला स्टेट गवर्नमेंट करता था। ठीक है, उसके बाद कंप्लेन यहां पे होगी 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर। उसके बाद ये भी टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो फिर आप 30 डेज के अंदर अंदर कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो 45 डेज, 30 डेज, 30 डेज, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। परफेक्ट सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रेमिडीज क्या क्या अवेलेबल है? बहुत सिंपल है बच्चों, ये रीड ओनली टॉपिक है, ये आपको पढ़ लेना एक बार। भाई अगर कोई प्रॉब्लम निकल रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कोई भी 5-6 पॉइंट्स याद रख लेना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आओ टाइसन जी, आओ आओ बेटा जी आओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चल रहा है, पढ़ोगे? पढ़ोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन? हाँ, तुम्हारे लिए डॉग प्रोटेक्शन एजेंसी बनाए। देखो क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले डिफेक्ट रिमूव करो, दूसरा रिप्लेस करो, तीसरा रिफंड करो। भाई कुर्सी खराब है तो उसको सही कर दो, सही नहीं हो सकती तो रिप्लेस कर दो, रिप्लेस भी नहीं हो सकती तो पैसा वापस कर दो। अगर मेरा कोई अदर नुकसान भी हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड फट गया, नुकसान हो गया, चोट भी तो लगी, उसका भी कंपनसेशन दो, पैसा दो उसका। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। अब कितना रीजनेबल होगा वो कोर्ट बताएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा कंपनसेशन दो ताकि आप डैमेज को ठीक कर पाओ, जो भी डैमेज हुआ है उसको ठीक कर पाए। अनफेयर प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करो, कोई गलत ऐड है या कुछ गलत उस तरीके का है तो वो डिसकंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद कोई भी हैजार्डस गुड्स ऑफर नहीं करने, हैजार्डस मतलब जो नुकसान दे सकते हैं। उसके बाद मार्केट से वो रिमूव कर दो।
उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो ऐसे गुड्स की। देन अगर कोई भी लॉस हुआ है कंज्यूमर को, उसका कंपनसेशन दो, ये तो ऊपर भी आ गया था। उसके बाद एडिक्वेट कॉस्ट पे करो, जो भी खर्चे आए हैं, कोर्ट में केस करने का खर्चा आया है, वकील का खर्चा आया है, वो सब पे करो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के पास पावर है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जीरो कर सकती है अगर वो अनफेयर है। ठीक है भाई, बहुत सारे हैं, कोई भी 5-6 आपको याद रखने हैं। बढ़िया सर, एक डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लेना आराम से, सब पढ़ा है। उसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है बेटा? बहुत सारी बच्चों कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज बनी हुई हैं जो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर के बिहाफ पे लड़ने के लिए, कंज्यूमर को उसका हक दिलाने के लिए बनाई गई हैं। तो वही पूछ लेता है कई बार कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कई बार ऐसा पूछ लेता है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर कंज्यूमर अकेला फील कर रहा है या लड़ना चाहता है किसी के अगेंस्ट, तो कहाँ जाए वो? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज के पास जाए। इनका क्या काम है? पब्लिक को एजुकेट करते हैं उनके अधिकारों के बारे में। कैसे करते हैं? अलग अलग प्रोग्राम करा के, सेमिनार करा के, वर्कशॉप करा के। उसके बाद टाइम टू टाइम ये पीरियोडिकल्स प्रिंट करते हैं। पीरियोडिकल्स मतलब अखबार में कुछ चीज़ें निकलवाना, मैगजीन्स में निकलवाना। उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, ये कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसके बाद बेटा ये कंज्यूमर को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हर तरीके से। कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई किसी भी तरीके की लॉ से रिलेटेड कोई समस्या है उसको सॉल्व करवाना। उसके बाद बच्चों कंप्लेंट्स फाइल करवाना। ठीक है, मतलब कंज्यूमर को जहां पे जो भी समस्या आ रही है ना और वो अकेला फील कर रहा है, ये उनकी मदद करेंगे। ये टेस्टिंग कराते हैं प्रोडक्ट को, जैसे मैगी को उठा लिया, क्या जो मसाले में लिखा गया वही है, कुछ हार्मफुल तो नहीं है। तो इस तरीके की चीजें बच्चों कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। कौन कंप्लेन कर सकता है बेटा? सबसे पहले कंज्यूमर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर कर सकते हैं। पूरी कॉलोनी बीमार होगी तो कोई भी 1-2 कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉलोनी कर सकते हैं। अगर किसी बंदे की डेथ ही हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा है जो वैसे कंप्लेन नहीं कर सकता तो उसका गार्जियन कर सकता है। कंप्लेन किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो भाई? सिंपल सी बात है, सेलर के अगेंस्ट। ठीक है, सिंपल, मैन्युफैक्चरर या डीलर। ठीक है, अगर कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना भाई, गुड्स खरीदे तो जिससे खरीदे उसके अगेंस्ट, सर्विस ली तो जिससे ली उसके अगेंस्ट। खत्म बच्चों, चैप्टर खत्म। सर कितने रह गए चैप्टर? 2 रह गए, 2। कौन कौन से? फाइनेंशियल मार्केट्स और मार्केटिंग। 2 दिन लगेंगे, अगले 2 दिन में समाप्त हमारा बिजनेस स्टडीज भी खत्म। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर खत्म करते हैं आज और फिर चीजें समाप्त हैं। ऑलराइट, thank you so very much everyone. Keep growing, keep glowing and keep smiling.